स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते जा रही है। जैसे कि पहले $1 इक्वल्स टू हुआ करता था 72 रुपीज़, फिर 73 हुआ, 75 और अभी आपको पता होगा 79 को भी क्रॉस कर गया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ही जल्द 80 हो जाएगा, मतलब $1 इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ऑल्दो आप सबको पता है कि रुपये की वैल्यू गिरती है तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, इंपोर्टर्स को लॉस होता है, लेकिन ये कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पर आरबीआई जो है वो अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तरफ रुपये की वैल्यू गिर रही है, दूसरी तरफ आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी गिरता जा रहा है। तो उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने एक बूस्टर डोज दिया है, कुछ कदम लिए हैं, ये आप देख सकते हो। आरबीआई अनाउंसेस मेजर्स टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज। तो ये है क्या मामला, यहां पर क्या कदम लिया गया है उसको डिटेल से बताऊंगा। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको शायद ना पता हो, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा 11 जुलाई से यूपीएससी का जो प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च होने जा रहा है। हर रोज सुबह आपका लाइव क्लासेस कराया जाएगा 8 बजे से, और आपको पता है कि इसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग है। MCQ कराया जा रहा है, डेली करंट अफेयर्स कराया जा रहा है ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से तैयारी हो। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि आपके जर्नी में वो लगातार साथ बना रहे। और इसका पूरा स्केड्यूल आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। और ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है 25,000 का ऐप और वेबसाइट पर, वो आपको डायरेक्टली सिर्फ 19,000 में हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था, रुपये की वैल्यू जिस तरह से गिर रही है उसको बचाने के लिए, और साथ ही साथ जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको सेव करने के लिए। अभी अगर आप देखोगे जो लेटेस्ट आंकड़ा है $1 इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी 79 को पार कर गया है। आप देखिए ये एक साल का चार्ट दिखा रहा है। एक साल पहले ये 75 के नीचे हुआ करता था, मतलब स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन लगातार ये स्पेशली रशिया यूक्रेन का वॉर अगर आप देखोगे उसके बाद से लगातार ये डेप्रिशिएट हुआ है। और इसका एक मेजर कारण ये है कि जब भी क्या होता है कि विश्व के अंदर आर्थिक संकट आने वाला होता है तो उस समय क्या करते हैं लोग, डॉलर की तरफ भागते हैं कि डॉलर को हमें खरीदना है। तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है और इसीलिए डॉलर जो है वो मजबूत होता जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ एक्चुअली हो रहा है कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी करेंसी यहाँ पर क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी, कमजोर होगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डॉलर के मुकाबले जो रुपये है वो आपका कमजोर होता जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, मान लो कि अगर रुपये कमजोर हो रहा है, अगर आरबीआई को उसको रोकना है तो आरबीआई कैसे रोक सकती है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है कि इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर जो रुपये की सप्लाई है उसको थोड़ा सा कम करना है। अब आप कैसे करोगे, तो आरबीआई क्या करती है, यहाँ पर जो उसके पास डॉलर बचा हुआ है, डॉलर को मार्केट में रिलीज कर देती है और मार्केट में से रुपये जो है वो अपने पास उठा लेती है। तो यही होता है। तो आरबीआई के पास जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो मार्केट में रिलीज कर रही है और यहाँ पर रुपये को अपने पास इकट्ठा कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व बता हुआ था वो भी कम हो रहा है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है रुपये एक प्रकार से। तो इन्हीं सबको देखते हुए आरबीआई ने कई कदम लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर FCNRB जो अकाउंट हो गया उसमें यहाँ पर नया पैसा डाला जा सकता है। ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन स्पेशली आप यहाँ पर हेडलाइन भी देख सकते हो, आरबीआई सेव द रुपी बिल हैज हिट ओवर $40 बिलियन। मतलब ऑलरेडी जो फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे तो $40 बिलियन कम हो चुका है अपने हाई से, और अगले आने वाले कुछ दिनों में और फर्दर यहाँ पर कमजोरी होगी और ये आपका आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व फर्दर कम हो सकता है। और इसी की वजह से आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ रहा है। आपको याद होगा अभी जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाया था जब सरकार ने भी कदम लिया था, गोल्ड के इंपोर्ट के ऊपर सरकार ने ड्यूटी काफी बढ़ा दी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी कुछ पाबंदी कर दी।
और इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण यही है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें यहां पर कमी लाई जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट अगेन क्या होता है? जब हम इंपोर्ट ज्यादा कराते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो जब इंपोर्ट ज्यादा कराएंगे तो डॉलर बाहर जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा एम क्या होना चाहिए कि डॉलर भारत से बाहर कम जाए और भारत के अंदर जो डॉलर है वो ज्यादा आए। अगर ऐसा होगा तभी हम रूपी की जो वैल्यू है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज ये लगातार डेप्रिशिएट होता जाएगा। इनफैक्ट आरबीआई के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कल ये मेजर्स अनाउंस करते समय, इसमें आप देख सकते हो आरबीआई ने क्लियरली कहा है कि जो ग्लोबल आउटलुक है उसमें रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो यहां पर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आती है, सेल ऑफ बढ़ जाता है, लोग सेल करने लगते हैं और डॉलर की तरफ भागते हैं, क्योंकि डॉलर एक सेफ करेंसी मानी जाती है। और इसकी वजह से फर्दर क्या होता है, जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं जैसे भारत, चाइना, जो उभरते हुए इकोनॉमीज हैं, वहां से जो पैसा है वो बाहर जाने लगता है, डॉलर जो है वो बाहर जाने लगता है। तो वही कुछ देखने को मिल रहा है, इसी के लिए प्रेशर बढ़ रहा है रूपी के ऊपर, आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर, और इसी की वजह से आरबीआई ने ये मेजर्स अपनाए हैं। अब ये मेजर्स क्या क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखो यहां पर मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल शब्द में ये समझिए कि बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं या फिर जो फॉरेन के अंदर जो लोग भारत के बैंक के खाते में पैसा डालते हैं, मतलब भारत के बाहर रह रहे हैं नॉन रेसिडेंट्स, वो अपना पैसा भारत के अंदर डालते हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर जो आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, उनके अंदर वो क्या करते हैं, एनआरई अकाउंट खोल लेते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी डिपॉजिट, मतलब कई सारे जो अकाउंट होते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। तो इस तरह का जो अकाउंट है वो भारत के बैंकों में खोल दिया जाता है ताकि ये लोग जो अपना पैसा है वो भारत के अंदर जमा कर सकें। तो इससे होगा क्या, वो डॉलर में अपना पैसा भेजेंगे भारत के अंदर, और इसकी वजह से हमारे पास डॉलर ज्यादा आएगा। लेकिन आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहा जाता है सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब बैंकों के पास जो भी पैसा आता है उसमें से ये वाला जो हिस्सा है बैंक को साइड करना है और बाकी हिस्से का ही इस्तेमाल बैंक कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो बैंक के पास 100 रुपए आया, ठीक है, और सीआरआर इस समय मान के चलो 4% है और एसएलआर मान के चलो 20% है। मतलब कि 100 रुपए का 20% एसएलआर में जमा करना है, या तो गोल्ड खरीदना है या फिर जो बॉन्ड है उसमें जमा करना है। आपको पता ही होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। 4% तो सिंपली साइड करके आरबीआई के पास जमा कर देना है। मतलब कि 100 रुपए में से 24 रुपए तो बैंक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, बाकी का जो 76 रुपीस बचा वही बैंक इस्तेमाल कर सकता है यहां पर लोन देने में और फिर उससे इंटरेस्ट कमाने में। तो यहां पर क्या हुआ है कि आरबीआई ने यह कदम लिया है, बैंकों को यह बोल दिया है कि 30 जुलाई से जो भी पैसा आएगा इन अकाउंट्स के माध्यम से, ठीक है, इन अकाउंट्स के माध्यम से जो भी पैसा भारत के अंदर आएगा उसमें आपको सीआरआर और एसएलआर साइड में रखने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। मतलब कि ये जो अगर 100 रुपए आता है तो पूरा का पूरा 100 रुपए ये जो बैंक हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोन देने में और बाकी चीजों में। तो इससे बैंक को क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन याद रखिएगा आरबीआई ने कहा है कि ये रिलैक्सेशन हम सिर्फ आपको 4 नवंबर 2022 तक ही दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पैसा जमा आता है तो अगेन ये वाला जो कंडीशन है लग जाएगा, सीआरआर वाला और एसएलआर वाला। तो इससे अगेन क्या होगा कि जो बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपील करेंगे फॉरेनर्स को, कि फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं हमारे, तो उनको अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हो सकता है हमारे देश में डॉलर ज़्यादा आए। एक तो ये कदम हुआ, लेकिन आप समझो इसमें है क्या, इसमें तो बैंक को ज़्यादा बेनिफिट है, राइट। लेकिन जो पैसा जमा कर रहा है, जो नॉन रेसिडेंट है, जो फॉरेन में, यूएस में, लंदन में रह रहा है, उसको क्या बेनिफिट है? उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसको बेनिफिट देने के लिए यहां पर क्या होता है कि आरबीआई एक और कदम ले रही है। आरबीआई ने बैंकों को कह दिया है कि आपके ऊपर जो लिमिट लगाई गई है कि आप इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते, वो लिमिट भी हम हटा देते हैं। मतलब अगर पहले बैंक यहां पर जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको अगर मान लो 5% इंटरेस्ट देती थी, 6% देती थी, तो उसको बढ़ाकर 8%, 9% करते। इससे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर आप भी लंदन में बैठे और पैसा जमा करना चाहते हो, आपको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो चलो हम यहाँ पर भारत में पैसा जमा कर दें। तो ये भी रिलैक्सेशन आरबीआई ने कर दिया है, छूट दे दी है एक प्रकार से बैंकों को कि आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हो उनको और अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के माध्यम से होगा क्या कि भारत में ज़्यादा डॉलर आएगा। तो देखिए ये तो एक कदम ले लिया गया। नेक्स्ट आते हैं यहां पर एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन डेट। आपने देखा होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की काफ़ी चर्चा होती है। तो ये क्या होते हैं, जो भारत के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपने देखा होगा बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं जब वो अपना पैसा बॉन्ड्स के अंदर लगाते हैं, जिसको डेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन में अगर आप बैठे हो,
अगर आप अपना पैसा बॉन्ड में लगा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, सरकार आपने देखा होगा ना, सरकार 5 साल का बॉन्ड जारी करती है, 10 साल का करती है, 15 साल, 20 साल, ऐसे ऐसे करती रहती है। वैसे ही कोई प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस, टाटा, ये लोग भी अपना बॉन्ड जारी करते हैं ताकि पैसा कलेक्ट कर सकें। तो ये जो लोग एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता है डेट के अंदर, उसके अंदर आरबीआई ने यहां पर कुछ रिलैक्सेशन दिया है। देखो, अभी तक क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटीज निकाली जाती थी, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, उसके अंदर जो एनआरई है, मतलब कि जो फॉरेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, वो अपना पैसा सिर्फ 3 तरह के टेनोर के बॉन्ड में जमा कर सकते थे। एक 5 साल का जो बॉन्ड होता है सरकार निकालती है, एक 10 साल का और 30 साल का, ठीक है। इसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट कहा जाता है। तो इसी के अंदर ये लोग अपना पैसा लगा सकते थे। इसका स्कोप बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया है कि अब वो लोग 7 साल वाले बॉन्ड में और 14 साल वाले बॉन्ड में भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं, मतलब कि ये डेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी इस समय जो बॉन्ड चल रहा है, जिसका एक्सपायरी 2029 में होने वाला है, फिर एक का एक्सपायरी 2036 में होने वाला है, इसके अंदर भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। मतलब इससे आरबीआई अगेन यही चीज कर रही है कि डॉलर भारत में ज्यादा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर शॉर्ट टर्म लिमिट भी लगाई गई है आरबीआई के द्वारा। जैसे कि मान लो रिलायंस है, रिलायंस ने एक बॉन्ड जारी किया, मान के चलो 180 डेज का, तो ये एक साल से कम का मैच्योरिटी वाला बॉन्ड हुआ। तो यहां पर जो भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है भारत के अंदर, उसमें यहां पर लिमिट यह है कि अगर आप 1 साल से कम मैच्योरिटी वाले बॉन्ड के अंदर पैसा जमा करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो यहां पर आप अपना टोटल में से 30% से ज्यादा पैसा इसमें जमा नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर आरबीआई ने कल कदम लिया है, कहा है कि ये जो लिमिट है हम उसको हटाते हैं। अगर आप अपना पूरा पैसा शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड में भी लगाना चाहते हो, 1 साल से कम टेन्योर वाले बॉन्ड में लगाना चाहते हो, उसमें आप लगा सकते हो। तो ये भी रिलैक्सेशन यहां पर जो है आरबीआई ने दे दिया है, लेकिन ये कब तक लागू रहेगा? 31 अक्टूबर 2022 तक। फिर चौथा यहां पर आपको बताऊं, ये जो कदम लिया गया है वो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अभी क्या था कि जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, कोई भी, अगेन रिलायंस, टाटा, कोई भी कंपनी हो गई भारत के अंदर जो प्राइवेट है, अगर वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रही है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब सिंपल ये है कि वो बाहर से पैसा भारत के अंदर ला रही है और उस कंपनी में लगा रही है। मान लो टाटा को पैसे की आवश्यकता पड़ी, यहां पर $1 बिलियन उसको बोरो करना है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो वो बाहर जाएगी, अपना बॉन्ड वगैरह जारी करेगी लंदन में, यूएस में, और वहां से पैसा लेकर भारत आ जाएगी। तो मतलब डॉलर भारत में आया, राइट। तो यहां पर क्या था कि अभी तक लिमिट लगा हुआ था कि आप $750 मिलियन से ज्यादा नहीं ला सकते। इसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, $1.5 बिलियन तक अब ये जो कंपनीज हैं वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकती हैं। तो अगेन इससे भी क्या होगा, भारत में ज्यादा डॉलर आएगा। तो ये कुछ कदम है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, ये सारे मेजर्स अच्छे हैं, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिससे कैपिटल अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये इतना जल्दी इसका इंपैक्ट शायद देखने को ना मिले, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है रुपी पर। और प्रेशर किसकी वजह से है? करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से है। हम इंपोर्ट काफी ज्यादा करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है लेकिन उतना नहीं है। मेन प्रॉब्लम है करंट अकाउंट डेफिसिट को संभालना, अदरवाइज रुपी कमजोर होता जाएगा और यहां पर फॉरेक्स रिजर्व भी आरबीआई का कम होता जाएगा। तो देखते हैं कि ये क्या मदद कर पाते हैं कि नहीं। आरबीआई का ये जो बूस्टर डोज दिया गया है देखा जाएगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, इन सब की बात करें, क्या बता सकते हो? देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको याद होगा एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, कौन सा ट्रांजैक्शन। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है वो काफी आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है लाइव क्लासेस। जी हाँ, 11 जुलाई से हर रोज आपके लिए लाइव क्लासेस कराया जाएगा सुबह 8 बजे। कोड इस्तेमाल करना मत भूलिए, अंकित लाइव, क्योंकि पूरा 25,000 का कोर्स आपको बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर सिर्फ 19,000 में दिया जा रहा है। जस्ट इमेजिन, इतने सारे फीचर्स के साथ। इन केस मान लीजिए आपको मॉर्निंग बैच ज्वाइन नहीं करना है, ऑलरेडी हमारा इवनिंग बैच चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 20 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहले की क्लासेस जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, डोंट वरी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। जो भी क्लासेस होता है वो रिकॉर्डेड हो जाता है, आप बाद में भी कितनी बार चाहो तो देख सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।